कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद अपने मेहमानों के साथ बिजी था और उसे दूर दूर तक इस बात की खबर नहीं थी कि स्नेहा उसके लिए अंदर गई है। वहीं स्नेहा अंदर आई तो एक सर्वेंट उसके पीछे पीछे ही अंदर की तरफ आई। स्नेहा अपने रूम की तरफ जा ही रही थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था, तभी वो सर्वेंट उसे रोकते हुए बोली, आप कहाँ जा रही हो दीदी? वो आवाज़ सुनकर स्नेहा के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर घूंघट लिया हुआ था। स्नेहा ने तुरंत पूछा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो औरत हंसी और बोली, मैं कैटरिंग के काम के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो अंदर से कुछ सामान चाहिए था तो यहाँ अंदर आ गई। आप अकेले यहाँ पर आई तो आपसे सवाल कर लिया। अगर कोई ज़रूरत है तो आप बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। स्नेहा को उस औरत की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। उसको अलग ही बेचैनी सी महसूस होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो औरत अब एक बार फिर से बोली, कहीं आप अपने पति से मिलने तो यहाँ पर नहीं आई? मेरा मतलब है अंगद जी ही आपके पति हैं ना? स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो औरत हंसी और बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिलहाल तो आपको ये नहीं पता कि आपके पति ऊपर हैं। वो अभी 2 मिनट पहले ही ऊपर गए हैं। स्नेहा ने उसकी बात सुनकर ऊपर की तरफ देखा। भला अंगद ऊपर क्यों ही जाएगा, क्योंकि अब तो उन दोनों का रूम नीचे शिफ्ट हो चुका था। ऐसा नहीं था कि उनका वाला रूम किसी और को दे दिया गया था, अभी भी वो उनका था, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों से वो लोग नीचे ही रह रहे थे। उनके कपड़ा वगैरह नीचे सेट कर दिए गए थे। स्नेहा ने अब एक बार फिर से अपने पेट पर अपना हाथ रखा और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अच्छा, अंगद जी ऊपर गए हैं? शायद गलती से वो ऊपर चले गए जल्दबाजी में। कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर ही चली जाती हूँ। ये बोलकर अब वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। स्नेहा बहुत धीमे धीमे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसे पूरा ख्याल था कि गलती से भी उसका पैर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। वहीं उस औरत ने जैसे ही उसे ऊपर जाते हुए देखा, उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। अब वो दूसरी तरफ से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो घुमावदार सीढ़ियां दो तरफ से नीचे की तरफ आती थी, तो अब एक साइड स्नेहा चल रही थी और एक साइड वो औरत। स्नेहा लगभग से सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच चुकी थी। बस एक दो सीढ़ियां रह गई थी और अब वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। स्नेहा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो जल्दी से बोली। स्नेहा लगभग से सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच चुकी थी। बस एक दो सीढ़ियां रह गई थी और अब वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हुई। स्नेहा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो जल्दी से बोली, तुम यहाँ? तुम तो अभी नीचे खड़ी थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर वो औरत हंसी और अगले ही पल उसने अपना घूंघट ऊपर उठा दिया। जैसे ही स्नेहा ने उस औरत का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कोई और नहीं, सुमित्रा जी थी। सुमित्रा जी दांत पीसते हुए बोली, मैंने कहा था ना स्नेहा, मैं यूं ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपना बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तुमने मुझे इस घर से निकाला था ना, मुझे जेल भिजवाया था, तो अब मेरी बारी। स्नेहा की सांसें भारी हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसने अपने पेट पर अपना हाथ और भी ज्यादा कसकर रख लिया था। वो जल्दी से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। मैंने सोचा था जेल में जाकर शायद आप अपनी गलतियों को रियलाइज कर चुकी होंगी, लेकिन नहीं, आप अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। उसकी बात पर सुमित्रा जी हंसी और बोली, मैं कभी नहीं बदलूंगी, और एक चीज और है जो कभी नहीं बदलेगी, जानती हो क्या? स्नेहा ने पूछा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। सुमित्रा जी शैतानी हंसी के साथ बोली, तुम्हारे अंगद जी की किस्मत, पहले भी बेचारे ने आखिरी वक्त पर आकर अपनी बीवी को खो दिया था, और अब उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे। सुमित्रा जी की ये बात सुनकर स्नेहा के पैर ऑलरेडी कांपने लगे थे। वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ना मैं खुद को कुछ होने दूंगी और ना ही अपने और अंगद जी के बच्चे को। ये बोलते हुए अब वो नीचे की तरफ घूमी और सीढ़ियां उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पैर नीचे वाली सीढ़ी पर रखती, पीछे से सुमित्रा जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दे दिया।
जैसे ही स्नेहा को धक्का लगा वो जोरों से चिल्लाई, अंगद जी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। जल्दी से उसने रेलिंग को पकड़ा, लेकिन सुमित्रा जी ने जैसे ही देखा कि उसने रेलिंग को पकड़ लिया है, उन्होंने एक बार फिर से उसे जोरों से धक्का दिया और इस बार स्नेहा का हाथ रेलिंग पर से छूट गया, लेकिन अब उसने रेलिंग को नीचे की तरफ से पकड़ लिया था। उसके दोनों पैर इस वक्त जमीन पर इस कदर कसे हुए थे कि जैसे वो बेशक से मर जाएगी, लेकिन अपनी जगह से हिलेगी नहीं। पर सुमित्रा जी गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारे इन पैरों पर तो मुझे हमेशा से ही खुन्नस आती थी, लंगड़ी अपाहिज कहीं की। ये बोलकर उन्होंने अब जोर से स्नेहा के पैरों पर लात मारी तो स्नेहा अब बुरी तरह से डगमगाई और फिर दूसरे ही पल वो लुढ़कते हुए सीधा नीचे जमीन की तरफ आ गई। सुमित्रा जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं स्नेहा एक बार फिर से चिल्ला उठी थी और इस बार उसका चिल्लाना बहुत ज़्यादा तेज था, इतना ज़्यादा तेज कि मित्तल मेंशन की दीवारें भी कांप उठी। कोई भी उसका चिल्लाना सुनता तो उसका दिल दहल जाता। वहीं अंगद, जो अभी भी अपने मेहमानों के साथ बातें कर रहा था, अचानक से उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसे इतनी घबराहट हो रही थी कि वो वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने सामने गार्डन एरिया की तरफ देखा जहां स्नेहा के लिए झूला लगाया हुआ था, लेकिन स्नेहा अब झूले पर नहीं बैठी थी। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। वहां पर गाने चल रहे थे तो किसी को भी अंदर से स्नेहा का चिल्लाना सुनाई नहीं दिया था। अंगद अब जैसे ही वहां पर आया, आभा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ अंगद, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्नेहा के पास अंदर होना चाहिए था ना? अंगद ने चौंकते हुए पूछा। अंदर? लेकिन अंदर क्यों? और स्नेहा अंदर क्यों गई है भाभी? उसे तो यहाँ पर होना चाहिए था। आभा भी जल्दी से बोली, लेकिन वो तो तुमसे मिलने अंदर गई थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंगद अब जल्दी से अंदर की तरफ भागा। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो शायद वो इतना परेशान नहीं होता, लेकिन जिस तरह से उसे बेचैनी और घबराहट हो रही थी वो खुद को रोक नहीं पाया। और फिर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसके कदम एकदम से रुक गए। उसकी नज़र सामने सीढ़ियों की तरफ थी जहां पर स्नेहा नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके सर से खून तेजी से बह रहा था और साथ ही साथ उसका पूरा लहंगा भी खून से भर चुका था, जिसका गवाह था वो फर्श जहां पर खून के धब्बे लग चुके थे। और रेलिंग पर खड़ी सुमित्रा जी शैतानों की तरह हंस रही थी। अंगद बर्फ की तरह जम चुका था। अंगद को अंदर की तरफ भागते हुए देख अब बाकी सब लोग भी अंदर की तरफ आए और उन सबके कदम भी दरवाजे पर आकर रुक गए थे। सबकी नजरें कभी स्नेहा पर, कभी अंगद पर, तो कभी सुमित्रा जी पर जा रही थी, जो अभी भी रेलिंग पर खड़ी जोरों से हंस रही थी। वो शैतानों की तरह हंसते हुए बोली, मैंने पहले भी तनुश्री को ऐसे ही खत्म किया था, उसे इन सीढ़ियों से धक्का दिया था और आज एक बार फिर से मैं अपने इरादों में कामयाब हो गई। इन लोगों ने चैलेंज किया था मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और आज मैं जीत गई। सुमित्रा मित्तल जीत गई। ये बोलकर वो जोरों से हंसने लगी थी। शारदा जी के साथ साथ बाकी सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव अब जल्दी से बोला, हम सब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं खड़े हो सकते हैं अंगद, हमें स्नेहा को संभालना होगा, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अंगद अभी भी एकदम बर्फ की तरह जम कर बैठा था। ध्रुव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या कर रहे हो तुम अंगद, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम जल्दी से स्नेहा को संभालो ना। स्नेहा जो दर्द से तड़प रही थी, उसकी आंखें अब बंद होने को हो गई थी। शारदा जी और आभा जल्दी से उसके पास आई। अनुपमा जी के तो हाथ पैर फूल रहे थे और निया पिया का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जैसे ही शारदा जी और आभा ने स्नेहा को संभालने की कोशिश की, अंगद तुरंत अपनी जगह से उठकर स्नेहा के पास आया और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं स्नेहा को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, वहाँ हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वहाँ डॉक्टर कहेंगे कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वो स्नेहा को बचा नहीं पाए। जैसे उन्होंने तनुश्री को नहीं बचाया था, वैसे वो स्नेहा को भी नहीं बचाएंगे। नहीं नहीं, मैं स्नेहा को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊंगा। ये बोलते हुए वो रोने लगा था। ध्रुव भी रोते हुए बोला, कैसी बातें कर रहे हो तुम अंगद, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी स्नेहा को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन प्लीज उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं डॉक्टर हूं ना, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो अंगद। उसकी बात पर अंगद ने अपना चेहरा एक बार फिर से नामे हिलाया और बोला, नहीं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरी स्नेहा को लेकर कहीं नहीं जाऊंगा।
मैं उसे अपने रूम में लेकर जाऊंगा और उसे आराम की ज़रूरत है। उसे चोट लगी है ना, तो वो थोड़ी देर आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। चलो स्नेहा, हम रूम में चलते हैं। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाने लगा था, लेकिन उसके खुद के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। शारदा जी अंगद की तरफ देखते हुए बोली, रोना बंद करो अंगद, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो स्नेहा को हम लोग कैसे संभालेंगे। हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा बेटा, प्लीज उसे लेकर हॉस्पिटल चलो। अंगद ने अब कुछ नहीं कहा, वो बस स्नेहा को अपने सीने में समेट कर बैठा था। उसे देखते हुए सबका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किशोर जी और धीरज जी भी वहां पर मौजूद थे और किशोर जी बस अपनी आंखों में आंसू लिए सुमित्रा जी की तरफ देख रहे थे, जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अंगद को ऐसे जख्म दिए थे जिन्हें वो मरहम लगाकर भर भी नहीं सकती थी। सुमित्रा जी अभी रेलिंग पर खड़ी सब लोगों की तरफ देखकर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गई हों। ध्रुव ने अब शारदा जी की तरफ देखा, जैसे वो उनसे किसी चीज़ की इजाज़त मांग रहा हो, क्योंकि इस वक्त स्नेहा जिस हालत में थी, ऐसी हालत में ध्रुव का उसे हाथ लगाना भी थोड़ा अजीब था। तो शारदा जी ने उसे अपनी पलकें झपकाकर इजाज़त दी और अगले ही पल ध्रुव ने खुद से स्नेहा को अपनी गोद में उठा लिया था। आभा उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ध्रुव, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन मेरी स्नेहा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को खो चुकी हूँ, लेकिन अगर स्नेहा को कुछ हुआ तो इस बार मैं खुद को खो दूंगी। ध्रुव प्लीज़ उसे बचा लीजिए। ध्रुव अंगद ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्नेहा को उठाने की। आप मेरी स्नेहू, मुझे वापस दीजिए। मैं मेरी स्नेहा को कहीं नहीं जाने दूंगा। ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी अंगद, लेकिन इस वक्त स्नेहा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलकर वो उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया और अंगद अपनी जगह पर बैठा रहा, जैसे उसके पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। शारदा जी ने तुरंत उसे अपने सीने में समेट लिया और बोली, खुद को संभालो अंगद, इस वक्त स्नेहा को तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो बच्चा। अंगद रोते हुए बोला, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मॉम, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले तनुश्री और अब स्नेहा। तनुश्री के बिना तो मैं फिर भी जिंदा रह गया मॉम, लेकिन स्नेहा के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं सच में उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ मॉम। सुमित्रा जी जो अभी भी रेलिंग पर खड़ी थी, वो हंसते हुए बोली, तुम स्नेहा से प्यार करते हो इसलिए तो मैंने ये सब किया है। देखो अब क्या हालत हो गई है तुम्हारी। बेचारी स्नेहा तो अपाहिज है ही, उसके साथ अब तुम भी अपाहिज हो गए हो। यही तो मैं चाहती थी, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें तड़पते हुए देखना ही तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी। और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी थी। अंगद जो बुरी तरह से रो रहा था, अब अचानक से वो चुप हुआ और अगले ही पल उसने अपना चेहरा घुमाकर सुमित्रा जी की तरफ देखा। दूसरे ही पल उसके जबड़े कस चुके थे। वो तुरंत शारदा जी के सीने से निकलकर ऊपर की तरफ उठा और फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा सुमित्रा जी की तरफ गया। उसे अपनी तरफ आते हुए देख सुमित्रा जी अभी भी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं कर सकते हो तुम मेरा, कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल भिजवा सकते हो और वहाँ से भी मैं आज़ाद हो जाऊंगी। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और फिर उनकी गर्दन को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया। सुमित्रा जी के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उन्हें अंगद से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अंगद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खुद से दूर धकेलने लगी। सब लोग ये सब देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी अंगद को रोका नहीं। अंगद गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, एक बार नहीं दो दो बार आपने मेरी खुशियां बर्बाद की है। अंगद मित्तल तो अपने दुश्मनों को दूसरा मौका देता ही नहीं, लेकिन आपको वो दूसरा मौका मिला और आपने एक बार फिर से अपने घटिया इरादों को अंजाम दे दिया। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो सिर्फ आपको जेल भेजा। आपको उस वक्त मार देना चाहिए था, लेकिन जो मैंने पहले नहीं किया वो मैं अब ज़रूर करूँगा। उसकी बात पर सुमित्रा जी की आंखें बड़ी हो गई। वो अब और भी तेजी से अंगद के हाथ से अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि अंगद ने बहुत कसकर उनकी गर्दन को पकड़ा हुआ था। वो बस उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और अब अचानक से ही अंगद ने उन्हें पीछे की तरफ धकेला और फिर सीधा दीवार से लगा दिया।
अभी भी उसने अपनी पकड़ को ढीला नहीं किया था। उसने अब उनकी गर्दन को अपनी पकड़ में रखते हुए ही उसका चेहरा थोड़ा सा आगे किया और फिर जोर से दीवार पर मारा तो सुमित्रा जी जोरों से चिल्ला उठी। उनकी गर्दन अभी भी अंगद के हाथ में ही थी और दर्द से उनका पूरा बदन कांपने लगा था। उनके सिर का पिछला हिस्सा बुरी तरह से फट चुका था और उसमें से खून बहने लगा था। वो खून पीछे दीवार पर भी लग रहा था। शारदा जी जोरों से चिल्लाई, अंगद! उन्हें सुमित्रा जी से कोई लेना देना नहीं था। अब उन्होंने जो किया उसके बाद वो उनके लिए फिक्र कर भी कैसे सकती थी, लेकिन उन्हें अंगद की फिक्र थी कि कहीं सुमित्रा जी को सजा देने के चक्कर में वो ऐसा कुछ ना कर जाए जो बाद में उस पर भारी पड़ जाए। लेकिन अंगद अब नहीं रुकने वाला था, क्योंकि एक इंसान की कुछ बर्दाश्त करने की हद होती है और जब वो पहले ही अपना सब कुछ खो दे तो फिर किस बात का डर। एक के बाद एक वो लगातार सुमित्रा जी का सर अब पीछे दीवार से मारे जा रहा था और सुमित्रा जी दर्द से तड़प रही थी। सब लोगों ने अपने चेहरे दूसरी तरफ घुमा लिए थे, क्योंकि वो मंजर देखने लायक भी नहीं था। इस वक्त सबकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। निया और पिया दोनों एक दूसरे के सीने से लगी हुई थी। सर्वेंट ने संगम को संभाल रखा था, वरना ये सब देखकर तो शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी का ट्रॉमा मिलता। अंगद गुस्से से कांपते हुए बोला, मेरी तनुश्री आपकी वजह से इस दुनिया में से गई। उसकी सजा तो आपको पहले नहीं दे पाया, लेकिन अब जो मेरी स्नेहा के साथ आपने किया है ना, उसके बाद अगर आप जिंदा रही तो मैं स्नेहा से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगा। ये बोलकर अब उसने एक आखिरी बार सुमित्रा जी का सिर दीवार पर मारा और जैसे उनके सिर के चीथड़े ही उड़ गए। उनका सर पीछे से इतनी बुरी तरह से फट चुका था कि मांस के कुछ हिस्से भी नीचे जमीन पर गिर चुके थे। अंगद की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। और सुमित्रा जी, वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। वो घर जिस पर वो राज करना चाहती थी, वहीं पर आज उन्होंने दम तोड़ दिया था। अंगद ने अब अपना हाथ उनकी गर्दन पर से हटाया तो वो तुरंत नीचे जमीन पर गिरी और अंगद जोरों से चिल्ला उठा। सिटी हॉस्पिटल रात के लगभग से 9 बजे। अंगद ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और उसके साथ ही वहां पर पूरी फैमिली भी मौजूद थी। कोई भी इंसान इस वक्त वहां से एक पल के लिए भी हट नहीं रहा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी और सबको इंतजार था कि कब डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और आकर उन्हें बताएं कि स्नेहा और बेबी दोनों ठीक हैं। तकरीबन आधा घंटा वो लोग यूं ही इंतजार करते रहे। ध्रुव भी वहीं पर मौजूद था और अब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर की तरफ आए। डॉक्टर के बाहर आते ही अंगद तुरंत अंदर जाने लगा। डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी मिस्टर मित्तल, क्योंकि अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। पहले प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। अंगद ने तुरंत पूछा, मेरी मेरी स्नेहा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? और मेरी लिटिल प्रिंसेस, वो तो ठीक है ना? डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ खुद को संभालिए मिस्टर मित्तल। इस वक्त आपका खुद को संभालना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको एक बहुत मुश्किल डिसीज़न लेना है। आपकी वाइफ की कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम आपकी वाइफ या फिर बेबी दोनों में से एक को ही बचा पाएंगे। आप हमें बताइए कि आप किसको बचाना चाहेंगे, ताकि हम जल्दी से प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें। डॉक्टर की बात सुनकर अंगद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी स्नेहा और मेरी लिटिल प्रिंसेस दोनों ही मेरे दिल का टुकड़ा हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। डॉक्टर उसे देखते हुए एक बार फिर से बोली, पर लेकिन अभी फ़िलहाल आपको डिसीजन लेना होगा मिस्टर मित्तल। प्लीज़ ज़्यादा देर मत कीजिए। आप हमें अपना फैसला बताइए, उसी के हिसाब से हम अपना आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये बोलते हुए उन्होंने एक नज़र बाकी पूरे परिवार को भी देखा, जिनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आभा बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। उस बेबी के आने का इंतजार सिर्फ स्नेहा ने नहीं किया था, बल्कि आभा ने भी बहुत शिद्दत से किया था। ध्रुव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंगद को संभाले या फिर आभा को। वो पहले अंगद के पास आया और बोला, कभी कभी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं अंगद। मैं जानता हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत नाजुक है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर को तुम्हारा फैसला जानना है, उनके लिए ये ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर अंगद ने दोबारा डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, मुझे मेरी स्नेहा चाहिए। जैसे ही उसने कहा, सबकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बह गए।
कहीं ना कहीं सब लोग अंगद का फैसला जानते भी थे और सबके लिए ही स्नेहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर भगवान चाहेगा तो अंगद और स्नेहा दोनों को दोबारा माँ बाप बनने की खुशी मिल जाती, लेकिन इस वक्त स्नेहा से ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी कुछ भी नहीं था। अगर किसी के पास भी ये मौका होता कि वो अपनी जान देकर स्नेहा और उस बेबी को बचा सकता है तो कोई भी पीछे नहीं हटता। ध्रुव ने अब अंगद को अपने सीने से लगा लिया था। वहीं शारदा जी आभा को संभाल रही थी। अंगद रोते हुए बोला, पर प्लीज़ मेरी स्नेहा को कुछ मत होने दीजिएगा, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको जो करना है आप कीजिए, बस मुझे मेरी स्नेहा दे दीजिए। डॉक्टर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर साथ खड़ी नर्स की तरफ देखा। उस नर्स ने अपने हाथ में पकड़े हुए बोर्ड पर कुछ लिखा और फिर तुरंत वो बोर्ड अंगद की तरफ बढ़ा दिया तो अंगद उस फॉर्म को देखकर ही रो पड़ा। उसमें वही सब लिखा था कि अंगद की प्रायोरिटी क्या है और वो बेबी और स्नेहा में से किसे बचाना चाहता है। उसके नीचे अंगद को साइन करने थे। अंगद ने अब अपने कांपते हुए हाथ से उस पेपर पर साइन किया और वो नर्स तुरंत वहां से चली गई। डॉक्टर अंगद की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा मिस्टर मित्तल, आप प्लीज हौसला रखिए। ये बोलकर अब वो भी ऑपरेशन थिएटर में अंदर चले गए थे। अंगद अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रोया था, जब उसने तनुश्री को खोया था और आज एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो वो इस कदर टूट गया था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की सांसें खत्म हो गई हो। रोते बिलखते हुए वो नीचे जमीन पर गिर गया था। ध्रुव के लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, पर जैसे तैसे वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन सुमित्रा जी की लाश को हटा दिया गया था और उनका अंतिम क्रियाकर्म एक समिति को सौंप दिया गया था, क्योंकि कोई भी उनके अंतिम क्रियाकर्म में शामिल नहीं होना चाहता था। सबको सुमित्रा जी से इस कदर नफरत हो गई थी कि कोई उनका चेहरा देखना तो दूर की बात, उनसे जुड़ी कोई चीज भी मित्तल मेंशन में नहीं रखना चाहता था। इसलिए किशोर जी ने सर्वेंट को बोल दिया था कि वो उनका रूम खोले और फिर वहां पर रखी हुई सुमित्रा जी की हर एक चीज को वहां से हटा दे। यहाँ तक कि उनके कीमती जेवरात जिनकी करोड़ों में कीमत थी वो भी दान देने के लिए भेज दिए जाने वाले थे। इंस्पेक्टर ने पूरा केस संभाल लिया था। वैसे तो अंगद ने उनका मर्डर किया था तो अब अंगद इन सब चीज़ों में फंसने वाला था, लेकिन स्नेहा की हालत की वजह से उसे इन डिफेंस क्राइम रिपोर्ट किया गया था, जिससे अब अंगद को कोई खतरा नहीं था। पुलिस अपना बाकी का सारा काम संभाल रही थी और रचना, जिसने जेल से सुमित्रा जी को भागने में मदद की, उस पर भी केस किया जा चुका था। उसे जेल वार्डन की पोस्ट से हटा दिया गया था और ये सब तुरंत ही कर दिया गया था ताकि मित्तल फैमिली पर कोई और आंच ना आए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लगभग से आधा पौन घंटा और बीत गया था। सब लोग अभी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे और बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। बेबी को तो उन लोगों ने खो ही दिया था। अब बस सब लोग ये जानना चाहते थे कि स्नेहा तो ठीक है ना। और फिर तकरीबन आधा घंटा और बीत जाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। स्नेहा की ड्रेसिंग वगैरह कर दी गई थी और उसे दूसरे बेड पर शिफ्ट भी कर दिया गया था। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए, अंगद ने अब उनसे कोई सवाल नहीं किया। वो बस उनकी तरफ देख रहा था और डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आपकी वाइफ की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। बेबी की डेड बॉडी आप लोगों को थोड़ी देर में हैंड ओवर कर दी जाएगी। आपके इस लॉस के लिए हमें खुद भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन स्नेहा की हालत जैसी थी उसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोगों की आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे, जो मुश्किल से रुके थे। वो ख्वाब जो मित्तल मेंशन में रहने वाले हर एक सदस्य ने पल पल देखा था, व्यास फैमिली भी जिन खुशियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सबकी हालत ऐसी थी कि फिलहाल कोई खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये हालत और भी ज़्यादा खराब होने वाली थी, वो भी तब जब स्नेहा को होश आने वाला था। सुबह के लगभग से 6:30 बजे अंगद इस वक्त शमशान घाट पर था और उसके हाथ में उसकी लिटिल प्रिंसेस थी। उसने भगवान से लिटिल प्रिंसेस ही मांगी थी और भगवान ने उसे लिटिल प्रिंसेस दी भी, लेकिन देकर भी उससे वापस छीन ली।
उसके हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। उसके साथ ही इस वक्त ध्रुव था और सामने ही छोटा सा गड्ढा खोदा गया था जिसमें अंगद अपनी उस लिटिल प्रिंसेस को छोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब पहली बार वो इस सिचुएशन में था तो उसने संगम को पा लिया, लेकिन तनुश्री को खो दिया, और अब उसने स्नेहा को नहीं खोआ पर अपनी लिटिल प्रिंसेस को खो दिया। ध्रुव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो अंगद ने खुद को थोड़ा सा संभाला और फिर अपनी लिटिल प्रिंसेस को आराम से मिट्टी में सुलाते हुए बोला, आई लव यू माई लिटिल प्रिंसेस, आई लव यू अ लॉट। पर तुम्हारी मम्मा की वजह से मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाया। पर तुम वादा करो कि तुम दोबारा मेरे पास आओगी और इस बार और भी अच्छी तरह से होगी और फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये बोलकर अब वो और भी ज़्यादा बिलख कर रो पड़ा था। उसे रोते हुए देख ध्रुव का कलेजा भी फटने को हो रहा था और अब उसे सुमित्रा जी से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। अगर खुद अंगद उनकी जान नहीं लेता तो इस वक्त ध्रुव के दिल में उनके लिए इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वो अपने हाथों से सुमित्रा जी की जान ले लेता। उसने अंगद को संभाला और फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद वो लोग वहाँ से निकले। अंगद अब एकदम बदहवास सा नजर आ रहा था। पिछली रात उसने रोकर गुजारी थी। स्नेहा को तो अभी तक होश भी नहीं आया था। ध्रुव गाड़ी चला रहा था और अंगद उसके साथ वाली सीट पर बैठा था और सोच रहा था कि एक ही दिन में उसकी खुशियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अगर उसने पहले ही सुमित्रा जी को वो सज़ा दे दी होती जो वो डिज़र्व करती हैं तो इतना सब कुछ नहीं होता। और उसे सबसे ज़्यादा डर स्नेहा के बारे में सोचकर लग रहा था कि वो पता नहीं इन सब चीज़ों पर कैसी रिएक्ट करेगी। अंगद से ज़्यादा तो स्नेहा अपनी लिटिल प्रिंसेस से प्यार करती थी और संगम, वो बेचारा जो इसी इंतज़ार में था कि किसी भी दिन उसकी लिटिल प्रिंसेस आ सकती है। जब उसे पता चलेगा कि अब उसकी लिटिल प्रिंसेस इस दुनिया में नहीं आएगी तो वो कितना रोएगा, कितना मायूस हो जाएगा। ध्रुव उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, शांत हो जाओ अंगद, अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तुम्हें वहां जाकर स्नेहा को भी संभालना होगा। अब तक तो शायद उसे होश आ गया होगा। अंगद ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अब उसने सोच लिया था कि वो एक भी आंसू नहीं बहाएगा। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। उसे तो स्नेहा को भी संभालना है। अगर स्नेहा उसकी आंखों को देखेगी तो उसे पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा रोया है। ऐसे में तो स्नेहा को और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। उसे खुद को संभालना था, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि स्नेहा के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा की आंखें खुल चुकी थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, एक नर्स जो फिलहाल वहीं पर खड़ी थी और अपना काम कर रही थी, उसने स्नेहा की तरफ देखा और बोली, थैंक गॉड आपको होश आ गया। आपकी फैमिली कब से आपके होश में आने का इंतज़ार कर रही है। मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि स्नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी नमी भरी आंखों के साथ उस नर्स को देखते हुए बोली, मेरा बेबी, मेरी लिटिल प्रिंसेस कहाँ है? वो ठीक तो है ना? वो नर्स उसके सवाल पर थोड़ा मायूस हुई और बोली, आई एम सो सॉरी, लेकिन आपकी लिटिल प्रिंसेस तो इस दुनिया में नहीं रही। वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं। आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे में आपको बचा पाना ही डॉक्टर के लिए मुश्किल हो रहा था। तो वो आपकी लिटिल प्रिंसेस को तो क्या ही बचा पाते। उन्होंने आपके हस्बैंड को ऑप्शन दिया था कि वो आपको बचाना चाहते हैं या फिर आपकी लिटिल प्रिंसेस को, तो आपके हस्बैंड ने आपको सिलेक्ट किया था। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा का दिल धक सा रह गया। वो नर्स हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप बहुत लकी हैं जो आपके हस्बैंड आपसे इतना प्यार करते हैं, वरना कुछ पेशेंट तो मैंने इस हॉस्पिटल में ऐसे देखे हैं कि उनसे तो घर वालों को कोई लेना देना ही नहीं होता। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बस बच्चे को देखते हैं और मुझे उन पेशेंट के लिए बहुत बुरा लगता है। पर आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली दोनों ही आपसे बहुत प्यार करती है। उसकी बातें इस वक्त स्नेहा के दिल पर लग रही थी। अगर कोई नॉर्मली उसे कहता कि उसके परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते हैं तो उसे हद से ज़्यादा खुशी होती, लेकिन उस वक्त उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था। वो रोते हुए बोली, मेरी लिटिल प्रिंसेस, मेरी लिटिल प्रिंसेस मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे छोड़कर कैसे कैसे जा सकती है? अंगद जी ये सब कैसे कर सकते हैं? वो मेरी लिटिल प्रिंसेस को इस दुनिया से जाने कैसे दे सकते हैं? वो भी मेरे लिए। नहीं, अंगद जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी थी।
उसे रोते हुए देख अब नर्स जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। स्नेहा ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था, जैसे अभी भी वो अपनी लिटिल प्रिंसेस को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। वो बिलख बिलख कर रो रही थी और उसका रोना अब तक बाहर खड़े सब लोगों को भी सुनाई देने लगा था। शारदा जी और आभा जल्दी से भागते हुए अंदर की तरफ आई। नर्स अब वहां से साइड हट गई थी। आभा स्नेहा को रोते हुए देख खुद रोने लगी थी। शारदा जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो स्नेहा को संभाले या फिर आभा को, लेकिन फिलहाल स्नेहा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। वो जल्दी से स्नेहा के पास आई और उसे चुप करवाते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम स्नेहा? क्यों इतना रो रही हो? तुम ऐसे रो नहीं सकती बेटा, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है, प्लीज़ रोना बंद करो। स्नेहा रोते हुए बोली, मेरी लिटिल प्रिंसेस सासू माँ, मेरी लिटिल प्रिंसेस चली गई। अंगद जी ने उसे नहीं बचाया, अंगद जी ने उसे इस दुनिया से जाने दिया। शारदा जी जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है स्नेहा, अंगद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है बच्चा। स्नेहा तुरंत बोली, नहीं भगवान जी ने नहीं, खुद अंगद जी ने मेरी लिटिल प्रिंसेस को इस दुनिया से भेजा है। अगर वो चाहते तो उसे बचा सकते थे, मुझे क्यों बचाया उन्होंने? अपनी लिटिल प्रिंसेस के बिना मैं जीकर क्या ही करूँगी, मुझे नहीं जीना, मुझे मेरी लिटिल प्रिंसेस के बिना एक पल भी नहीं जीना। ये बोलते हुए वो अभी भी बुरी तरह से रो रही थी और दरवाजे पर खड़ा अंगद ये सब कुछ सुन रहा था। उसने सोचा था कि वो नहीं रोएगा, खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, लेकिन अब स्नेहा की बातें सुनते हुए उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू एक बार फिर से आ ही गए थे। शारदा जी स्नेहा को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने अंगद के कदमों की आवाज़ सुनी जो अब अंदर की तरफ आ रहा था, उनकी नज़र अंगद पर गई। वो खुद इस वक्त बुरी तरह से रो रही थी और अब अंगद को देखकर वो वहां से साइड हट गए। स्नेहा भी अब रोते हुए अंगद की तरफ देख रही थी और अंगद उसके करीब आया और बोला, मतलब तुम्हें पता चल गया कि हमारी लिटिल प्रिंसेस इस दुनिया से कैसे गई? उसकी बात सुनते हुए स्नेहा रोते हुए बोली, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी अंगद जी, कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लिटिल प्रिंसेस की कातिल मैं खुद हूँ। मैंने ही उसकी सांसें छीन ली हो। मेरा जीना अब मुझे जीने की तरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपने मुझे खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा अंगद जी। उसकी बात पर अंगद कुछ कहता उससे पहले ही अब स्नेहा ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अंगद उसका हाथ थामने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने स्नेहा के हाथ को छुआ, स्नेहा ने तुरंत अपना हाथ भी अपने पेट पर रख लिया। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मतलब मुझसे नाराज हो रही हो तुम? उसकी बात पर स्नेहा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सामने खड़ी हुई शारदा जी की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में बोली, इनसे कह दीजिए सासू माँ, मुझे इनसे बात नहीं करनी, ये यहाँ से चले जाएं। उसकी बात सुनकर अंगद का दिल जैसे एक बार फिर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर अब हंसी थी। वो हंसी उसे खुद पर आ रही थी, जिससे वो उस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। आज वही उससे नाराज़ हो रही थी, और नाराज़गी भी ऐसी कि अंगद खुद उसे मनाने की हालत में नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन दोनों को यूं देखकर बाकी सबकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे पता है आज का पार्ट आप सभी को अच्छा नहीं लगा होगा, पर यकीन मानिए अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देती। पर राइटर्स जी ने जो लिखा है वही मुझे दिखाना पड़ेगा। मुझे खुद इसका वॉइस ओवर करने में कितनी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अंगद और स्नेहा के दर्द को मैं खुद महसूस कर रही थी। ये कहानी है, पर कहानी को पढ़ते पढ़ते कब इस कहानी से हमारा जुड़ाव हो जाता है हमें खुद पता ही नहीं चलता है। किसी भी औरत के लिए इस स्टेज पर आकर अपने बच्चे को खोना अपनी सांसें खोने के बराबर होता है, क्योंकि वो 9 महीने तक अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस करते हुए उसका इस दुनिया में आने का इंतज़ार करती है। आप लोग मेरी और इस स्टोरी की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आज का पार्ट थोड़ा छोटा हो गया है, कारण आप सभी समझ सकते हैं। अगला पार्ट आप लोगों को बड़ा देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।